स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लिया था, यानी प्रश्नोत्तरी हम लोग देख रहे थे और आज हम लोग उस सिलसिले में चलते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि हिंदी के प्रथम कौन से कवि हुए और कौन सा महाकाव्य हुआ, कौन से काव्य हुए। इन सबको देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो वीडियो को फटाफट भैया लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए भैया, अगर आपसे पूछेगा हिंदी साहित्य का प्रथम कवि, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि, अगर पूछेगा हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसको माना जाता है, तो भैया सिद्ध सरहपा को। और आप सभी लोग जानते हैं 84 सॉरी हाँ 84 शिष्यों 84 सिद्ध जो थे भैया, उनका वर्णन किसने किया, तो उनका वर्णन पंडित राहुल सांकृत्यायन ने किया था, जिन्होंने 84 सिद्धों में सबसे महान किसको माना था, सरहपा को माना था। और इसे इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना था। सर्वमत से विद्वानों ने भी क्या किया था भैया, इन्हीं को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना था। अच्छा, अगर पूछेगा भैया हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि, अगर हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि की बात करेगा, मैंने बताया था भैया कि सराफा जी की कोई बृहद रचना नहीं मिलती है, छुटपुट रचनाएं मिलती हैं, ठीक, जैसे दोहा कोस आप वगैरह देखते हैं, ठीक। अगर प्रथम महाकवि की बात करेगा, महाकवि का मतलब जो महाकाव्य की रचना करता हो, तो महाकाव्य की रचना पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने किया था भैया, वो थे चंद बरदाई। कौन थे भैया, चंद बरदाई। इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम महाकाव्य की रचना किया था, चंद बरदाई ने। अच्छा, अगर प्रथम महाकाव्य भी पूछ लेगा भैया, प्रथम महाकाव्य, अगर प्रथम महाकाव्य की बात करेगा, तो प्रथम महाकाव्य आपका हो जाएगा भैया पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो की रचना किसने किया था, तो चंद बरदाई ने ही किया था, ठीक। और ध्यान दीजिएगा, चंद बरदाई जी के 4 पुत्र थे, उसमें एक पुत्र थे भैया जल्हड़। और कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासो को इन्होंने पूरा नहीं किया था, पृथ्वीराज रासो को इन्होंने अधूरा लिखा था। क्यों, क्योंकि ये लिख ही रहे थे उसी समय पृथ्वीराज को कौन बंदी बना लेता है भैया, गजनी, गजनी यानी मोहम्मद गोरी जिसे आप कहते हैं, उन्होंने इनको बंदी बना लिया था। और ये दोनों लोग घनिष्ठ मित्र थे। जब वो पृथ्वीराज को बंदी बना लेता है, तो कहते हैं पुस्तक जल्हड़ हाथ दे गजनी चले नृप काज, यानी इन्होंने जल्हड़ के हाथ में, यानी अपने पुत्र जल्हड़ को इस पुस्तक को दे दिया कि अब तुम इससे पूरा करना। और अपने यानी अपने आप को कहाँ लेके चले जाते हैं, यानी अपने आप चले जाते हैं, गजनी चले जाते हैं, जहां उसकी राजधानी थी, यानी काबुल, अफगानिस्तान। वहीं से रहकर वह क्या करता था, भारत की देख रेख करता था, भारत पर नजर रखता था, ठीक। अगर आपसे पूछेगा भैया अवधी भाषा का ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है भैया, इसको ध्यान दीजिएगा। महत्वपूर्ण रचना की बात करें, आप क्वेश्चन की बात करें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे दिमाग में कभी जल्दी आते नहीं है, पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। तो अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य पद्मावत, ठीक। अगर अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य पूछेगा तो ये पद्मावत होगा। पद्मावत को किसने लिखा, तो मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा।
अच्छा, अगर पद्मावत को मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा, तो अगर आपसे पूछ लेगा भैया कि अवधी भाषा का प्रथम महाकवि, तो अवधी भाषा का प्रथम महाकवि कौन होगा? तो अवधी भाषा का प्रथम महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी ही होंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि जिसका महाकाव्य होगा वही प्रथम महाकवि भी होगा। ठीक, तो इन सब चीजों को आप विशेष ध्यान रखेंगे भैया। चलिए, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि, अगर पूछेगा भैया हिंदी खड़ी बोली हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि, तो ये होंगे भैया अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, जिन्हें आप तोताई हिंद के नाम से भी जानते हैं अथवा तोती हिंद के नाम से जानते हैं। ठीक, ये केवल कवि थे। लेकिन अगर आपसे पूछेगा भैया हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकवि, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकवि, तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकवि भैया हरिऔध जी हैं। इनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध था। ठीक, जिन्होंने प्रिय प्रवास महाकाव्य की रचना किया था। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछेगा हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, सॉरी महाकाव्य सही है, महाकाव्य, वह होगा भैया प्रिय प्रवास। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। अच्छा, एक चीज आप लोग और ध्यान दीजिएगा भैया, ये जो प्रिय प्रवास था ना, ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित था। श्री कृष्ण जी के मथुरा चले जाने पर राधा रानी अन्य गोपिकाओं के वियोग का वर्णन इसमें किया गया है ना। ठीक, और इंटर में तो आपका सिलेबस भी चलता है, बैठी खिन्ना एक दिवस वह गेम में थी अकेली ना। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, लेकिन यही एक क्वेश्चन बदल देता है भैया, अगर बोलेगा हिंदी खड़ी बोली का राम से संबंधित हिंदी खड़ी बोली का राम से संबंधित प्रथम महाकाव्य, ठीक, प्रथम महाकाव्य पूछेगा तब आपका हो जाएगा साकेत। ठीक, और साकेत किसने लिखा था भैया? तो आप सभी लोग जानते हैं, साकेत को लिखा था आपके मैथिली शरण गुप्त जी ने। मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा था साकेत को। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे भैया और इसको याद कर लेंगे। एक एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है। ठीक, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आज थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए मैं सोचता थोड़ा बहुत पढ़ा दिया जाए। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया, फिर हम आगे चलते हैं। आइए, देखिए एक क्वेश्चन और यहीं से पलट देता है भैया, सीधे सीधे करके पलट देता है। अगर आप लोगों से कभी पूछेगा तो उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर पूछ लिया हिंदी खड़ी बोली का जनक, हिंदी खड़ी बोली का जनक,
अगर हिंदी खड़ी बोली के जनक की बात करेगा भैया, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक, हिंदी खड़ी बोली का अगर जनक की बात करेगा तो कौन हो जाएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भैया हिंदी खड़ी बोली का जनक इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि हिंदी को सबसे ज्यादा बढ़ावा, हिंदी खड़ी बोली को सबसे ज्यादा बढ़ावा इन्होंने ही दिया था, सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार इन्होंने ही किया था। और इन्होंने बताया था कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नत को मोल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। यानी इन्होंने निज भाषा उन्नति करके इन्होंने खड़ी बोली को सबसे ज्यादा महत्व दिया। और जानते हैं दिल्ली की जनता सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी मानी जाती थी और वहीं पर खड़ी बोली बोला जाता था। इन्होंने कहा कि अगर अंग्रेजों को भगाना है तो हम दिल्ली से जनता को उठाएंगे, यानी दिल्ली की जनता जो छिटक गई है, जो पूरे भारत में फैल चुकी है, वह समझदार जनता है, वह लोगों को मोटिवेट करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसलिए हिंदी खड़ी बोली का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए, जो पूरे भारत में फैलेगी। जब हमारी भाषा एक हो जाएगी तो हम लोग किसी भी बात को समझने में आसानी रहेगी, किसी भी बातों को हम लोगों को समझने में आसानी रहेगी। तो इसलिए इनको हिंदी खड़ी बोली का क्या कहा जाता है भैया, जनक कहा दिया जाता है। और इन्हीं के नाम पर हिंदी आधुनिक काल जो था, आधुनिक काल का प्रथम काल जो भारतेंदु काल कहा जाता है, या उसी को आप पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं, भारतेंदु काल को ही पुनर्जागरण काल कहा गया था। अच्छा, अगर उसी को आप जानते हैं, वो किसी और के नाम पे नहीं पड़ा था, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर पड़ा था। ठीक, हालांकि ये बहुत कम जीवित थे, 35 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1850 इनका जन्म था, 1885 में मृत्यु हो गई थी। इस भी चीज को आप विशेष ध्यान देंगे भैया। अच्छा, आगे अगर कहेगा भैया, ध्यान दीजिएगा, जनक की बात आए तो याद आ गया छायावाद युग का, सॉरी छायावाद का जनक, छायावाद का जनक किसे कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, छायावाद का अगर प्रवर्तक पूछेगा भैया, तो प्रवर्तक में आपके जयशंकर प्रसाद जी आ जाएंगे। लेकिन जनक की बात करेगा तो मुकुटधर पांडे। ठीक, अगर छायावाद के प्रवर्तक की बात करेगा तो जयशंकर प्रसाद जी को ले लिया जाता है, लेकिन जब जनक की बात करता है तो मुकुटधर पांडे जी को ले लिया जाता है। और अगर पूछेगा भैया मुक्तक छंद की रचना सबसे पहले किसमें मिलती है, तो मुक्तक छंद की रचना सबसे पहले जूही की कली में मिलती है, वो भी छायावाद युग की रचना है। किसने लिखा था, तो निराला जी ने लिखा था, ये आपको पता है। अगर पूछेगा भैया प्रगतिवाद का जनक, प्रगतिवाद का जनक अगर पूछ लेगा भैया, तो ध्यान दीजिएगा, प्रगतिवाद का जनक नागार्जुन जी को माना जाता है, जिनका पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन था। ठीक, अगर यही आपसे पूछेगा भैया प्रयोगवाद का जनक, तो ध्यान दीजिएगा, प्रयोगवाद का जनक अज्ञे जी को माना जाता है, जिन्हें आप कठिन काव्य के प्रेत, कठिन गद्य के प्रेत के नाम से जानते हैं। और इन्हीं को भैया प्रयोगवाद का जनक भी कहा जाता है। आप लोग जानते हैं इन्होंने तार सप्तक की स्थापना किया था। तार सप्तक 4 भागों में था। ठीक, अच्छा, जो तार सप्तक 4 भागों में था, प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक और चतुर्थ तार सप्तक। इनके संपादन का क्रम वर्ष था भैया, इनके संपादन का क्रम वर्ष था 1943, 1951, 1959 और 1979। ठीक, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया। आज हम इतना ही आप लोगों को दे पाएंगे, फिर अगली वीडियो हम लेकर कल उपस्थित हो जाएंगे और इसी समय आप लोगों को अगली वीडियो भी मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए, ऐसे क्वेश्चन पढ़िए जो आपके पेपर में फंसे। अगर हमको 10 मिनट में एक क्वेश्चन मिल जाता है तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही भैया। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। धन्यवाद। नमो भगवतो वासुदेवाय। धन्यवाद भैया।